पटना पहुंचे थे और अब पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। तो ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है अमित शाह का, क्योंकि आप समझिए जो चुनाव है अब उसकी तैयारियां बिल्कुल आखिरी चरण में हैं और इस दौरान जो गृह मंत्री हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं हर लेवल पर, बूथ लेवल से लेकर, और किस तरह से जो राज्य है वहां पर पकड़ बनाई जाए उसकी पूरी कोशिश और कवायद, और इसको लेकर लगातार कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स कल रात से ही गृह मंत्री ने ली है और आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम। लेकिन इस दौरान मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। देखिए, सीट शेयरिंग पर अभी भी खुलकर जो बातें हैं वो सामने नहीं आई हैं कि क्या बड़े भाई की भूमिका में ही जेडीयू रहेगा और क्या बीजेपी से 1 या 2 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 101 और 102 का समीकरण नीतीश को मिलता है और फिर जो 100 सीटें और 101 सीट अगर बीजेपी लेती है तो बाकी की, खास करके अगर चिराग पासवान की आप बात करें तो उनका क्या इस पर रुख रहने वाला है। जीतन राम मांझी जो लगातार कहते रहे कि हमें भी भाई कम से कम 40 सीट चाहिए, उनका क्या होगा, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर अभी बात बनी नहीं है और इस बीच नीतीश कुमार के साथ ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, सीट शेयरिंग पर चर्चा जरूर नहीं हुई है, अभी तक खुलकर बातें सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात बहुत पहले ही बीजेपी की तरफ से क्लियर कर दी गई थी। मतलब एनडीए में ये तो साफ है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन अभी कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका में होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी कम सीटों पर लड़ी जरूर, लेकिन ज्यादा सीटों पर जीतकर बड़े भाई की भूमिका में आई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही बनाया गया। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए और उस लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 16 सीटें जीती, तो आपको बता दें कि सरकार बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ। तो ऐसे में अब ये मुलाकात बेहद खास। और शैलेंद्र हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, कितनी देर की ये मुलाकात थी, क्या कुछ हुआ है इस मुलाकात में? देखिए, मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ। एनडीए का सीट बंटवारा भी होना है, यानी उसका आउटकम निकल कर आना है। अंदर अंदर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये मुलाकात हुई। आपने छोटे भाई और बड़े भाई की बात की, तो छोटे भाई और बड़े भाई की स्थिति इसी समझ सकते हैं कि अमित शाह मिलने नहीं गए हैं सीएम में, सीएम हाउस से सीएम चलकर आए हैं उससे मिलने के लिए मौर्या होटल में वहां कुमार ने मुलाकात की है। तो आप सकते हैं कि आखिर स्थितियां क्या हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछली बार भी दिखी थी, लेकिन उस समय जो तस्वीर आई थी वो तस्वीर ये थी कि सीएम ने भोजन पे, नाश्ते पर बुलाया था केंद्रीय गृह मंत्री को, और वो नाश्ता करने के लिए जो स्टेट गेस्ट हाउस है यानी कि सीएम हाउस के बगल में, उसमें गए थे 2020 में। लेकिन अब की ये बदलाव हुआ है कि सीएम खुद गए हैं। तो आप समझ सकते हैं छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका क्या है, किस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ तौर पर है कि अब चीजों पर अंतिम मुहर लगनी है। अंतिम मुहर इस तरह से लगनी है कि आखिर जो जेडीयू है, बीजेपी है या उसके सहयोगी हैं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, इन सब चीजों पर चर्चा होनी है। कल रात में देर रात जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने जो टॉप लीडरशिप है बिहार की बीजेपी की, उससे बातचीत की थी, उससे स्थिति यानी कि ग्राउंड रियलिटी जानी थी, और उसके बाद ये सुबह में मुलाकात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अहम मुलाकात है। और विशेष बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही यानी 1 से 2 सप्ताह के अंदर जो बीजेपी और जो इनके सहयोगी हैं इनकी ओर से भी फाइनल जो है यानी कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो सामने आ सकता है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो मंथन होना था, पटना में जो मंथन होना था, वो मंथन लगभग पूरा हो रहा है और बड़े नेताओं को मिलना है, उसकी घोषणा करनी है। तो उसकी एक तस्वीर ये भी है कि आज नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री बिहार की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। और जाहिर सी बात, जब ये मुलाकात हुई है तो कई तरह की बातें हुई, क्योंकि 11 बजे से कार्यक्रम था और 11 बजे के कार्यक्रम शैलेंद्र रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी पीएम ने साइन किया है। मोहम्मद बिन सलमान शहबाज शरीफ ने रक्षा समझौते पर साइन किए। समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच नेटो की तरह सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि समझौता हुआ है सऊदी और पाकिस्तान के बीच, नेटो की तरह सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पाकिस्तानी पीएम ने साइन किया। मतलब कि
मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के बीच साइन हुआ है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला मतलब दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। आप समझिए कि ये बात पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले जब कुछ इस्लामिक देशों की मीटिंग हुई थी तब, जबकि इजराइल ने हमला कर दिया था कतर पर, उसके बाद वो बड़ी मीटिंग हुई थी और उस दौरान पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि हमें भी नाटो की तरह एक संगठन बनाना चाहिए। तो क्या ये उसकी शुरुआत है? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ है। आपको बता दें कि नाटो की तरह सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर। तमाम खबरों पर है नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिना भेदभाव किए युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए मिशन मोड में जुटी है। मई से सितंबर 2025 तक हजारों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। सितंबर में यूपीएसएसएससी में चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र, अगस्त में यूपीएसएसएससी में चयनित 2425 मुख्य सेविकाओं, 13 फार्मासिस्टों को जॉब, अगस्त में रोजगार महाकुंभ में 16,897 युवाओं का चयन, बरेली में रोजगार मेले में चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नौकरी, जुलाई में सभी 75 जिलों में रोजगार मेलों में 20,997 युवाओं को नौकरी, जून में 60,244 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित, मई में 494 सहायक अध्यापक, 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र। पिछले 8 सालों में रोजगार मेलों से 4,13,000 युवाओं को नौकरी। निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से हमारा चयन हुआ है। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों से युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। इंसान चोरी नहीं होगा, इंसान तेजस्वी खड़ा है एकदम। क्या काम करेंगे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू तो कभी इधर कभी उधर पलटी मारे में रहते हैं। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स और जॉली LLB 3 19 सितंबर से सिनेमा घरों में। वोट चोरी पर राहुल गांधी का फिर सियासी विस्फोट, कहा ओबीसी अल्पसंख्यक आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं, चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का खास प्लान, पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच इलेक्शन को लेकर हुई चर्चा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन, गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 बदमाश ढेर, 12 सितंबर को हुई थी फायरिंग।
उत्तराखंड में भयंकर तबाही का दौर बरकरार। देहरादून के बाद चमोली में फटा बादल, कई लापता। तो बद्रीनाथ हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन के फाइनल में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। पूरी दुनिया भर को फिर बाजुओं का दम दिखाएंगे नीरज चोपड़ा। टोक्यो में दोपहर 3:53 पर शुरू होगा इवेंट। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में बात सबसे पहले करेंगे दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले की। अब इस पूरे मामले में एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है और फायरिंग केस में दोनों आरोपी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। दोनों शूटर गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर हुए। एसटीएफ एसपी वसीम अकरम ने बताया कि दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। शूटर रविंद्र रोहतक का रहने वाला था और दूसरा शूटर अरुण सोनीपत का रहने वाला। और शूटर रविंद्र पर हरियाणा में 6 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ की लगातार देखिए जांच पड़ताल हो रही थी। आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही थी और सफलता भी हाथ लगी। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दे, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के ये बदमाश थे। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया था और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन अधिकारियों का देखने को मिल रहा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक्शन और फायरिंग केस में दोनों आरोपी एनकाउंटर के बाद ढेर किए गए हैं और दोनों शूटर गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में एक्शन और सफलता एसटीएफ के हाथ लगी है और 2 शूटर जिन्होंने 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी, दोनों को ही एनकाउंटर में ढेर किया गया है। आपको बता दें कि बदमाश दोनों ही पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और जवाबी फायरिंग में जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की, जिसमें ढेर दोनों ही बदमाश हुए हैं। गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग के ये दोनों ही शूटर्स बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से धमकी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी इस फायरिंग के बाद और जिम्मेदारी भी ले ली गई थी और तब से ही लगातार इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी थी। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और काफी कम समय में एसटीएफ ने वो करके भी दिखाया। बदमाशों तक एसटीएफ पहुंची और उसके बाद दोनों को ही एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया है। दिशा के घर फायरिंग हुई थी, उसके बाद दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा था और इसके पीछे की जो वजह सामने आई थी वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। यानी कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की तरफ से बताया गया था, जिम्मेदारी ली गई थी और ये कहा गया था कि टिप्पणी की गई थी संतों को लेकर और यही वजह है कि फायरिंग की गई। और वर्षा शाही लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। वर्षा, गाजियाबाद में दोनों ही बदमाश को एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया, कैसे एसटीएफ इन बदमाशों तक पहुंची, कैसे पता लगा पाई, पूरी जानकारी दें। 12 सितंबर को दिशा पाटनी के बरेली के घर पर ताबड़तोड़ शूटिंग की गई और जिस तरीके से 2 आरोपियों ने सवार होकर आते हैं और आने के बाद जब उस जगह पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के बाद वो फरार हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के गैंग की तरफ से ली गई कि ये शूटिंग उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीके से 5 दिन बाद यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के संगठित ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और गाजियाबाद में इनको ढेर कर दिया गया। जिस तरीके से यूपी एसटीएफ अमिताभ यश ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, 0 टॉलरेंस की नीति को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि इस तरीके की जो संगठित गैंग है वो पहले से भी ऐसे अपराध करती रहती, तो जाहिर सी बात है कि
ऐसे अपराध में इनकी तरफ से जब भी टारगेट किया जाता है तो एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। इस डर के माहौल कम हो सके और इस सारी चीजों को, जीरो टॉलरेंस की नीति को कम ना किया जा सके, इसलिए इस पूरे चैलेंज को यूपीएससीएफ ने लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। अब जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो चुकी है, दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया गया है और साफ तरीके से बताया गया है कि हम चैलेंज स्वीकार करके इस तरीके के गैंग को इनएक्टिव उत्तर प्रदेश में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा संगठित अपराध होता है और चैलेंज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है यूपीएसटीएफ ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट भी करती है, फिर उसके बाद आरोपियों को तुरंत ढेर भी करती है। बिल्कुल। और वर्षा, देखिए ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके गुर्गे लगातार किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं सामने आती है, वारदात सामने आती है, वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर उन गुर्गों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से एक्शन? देखिए, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। जीरो टॉलरेंस की नीति का मतलब होता है कि अगर कोई भी अपराधी हो उसको सजा जरूर दी जाएगी। और जिस तरीके से इतने बड़े बड़े गैंग एक्टिव होते हैं तो जाहिर सी बात है जब यह अपराध उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो इस अपराधों को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति और तेज कर दी जाती है। जिस तरीके से ये फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद एक जो चैलेंज दिया गया यूपीएसटीएफ से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को, तो जाहिर सी बात है ऐसे चैलेंज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति में कभी भी उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाता। और जिस तरीके से अपराधी पनपते हैं तुरंत उन जाहिर सी बात है, देखिए जितने भी अपराधी रहे उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनको खत्म करना और उसके बाद अपराध को खत्म करना उत्तर प्रदेश लागू किया गया। तो अब जिस तरीके से ये बड़े गैंग लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे और इस तरीके के लगातार कार्य कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए और एक सबक सिखाने के लिए यूपीएसटीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में लगातार अमन चैन बना रहे, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति काफी तेज ही लागू है उत्तर प्रदेश। ठीक है वर्षा, आप बने रहिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले वो दर्शकों को बता दें फिर वापस आपके पास लौटूंगी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी फायरिंग केस में फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया है और पुलिस को एनकाउंटर साइट से आप बता दें कि ग्लॉक और जिगाना पिस्टल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस का यह कहना है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और जिस पर वर्षा भी हमें जानकारी दे रही थी। वर्षा, देखिए वर्षा के बाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले डीएसपी की बाइट सुनवा देते हैं। एसटीएफ डीएसपी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, पहले वो सुन लेते हैं। तो इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू हुआ, तो आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिगाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशे घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। तो डीएसपी राजकुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे किस तरीके से एक्शन प्लान के तहत इन बदमाशों को ढेर किया गया। जवाबी कार्रवाई में, एनकाउंटर में ये ढेर हुए हैं। अब आपको गाजियाबाद से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर इन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
मशहूर अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर बीते 12 सितंबर को जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनकी तरफ से सख्त आदेश दिए गए थे इस केस का जल्द से जल्द वर्कआउट हो, जो भी इसमें लिप्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में फिलहाल एनकाउंटर हुआ है। गोल्डी बरार गैंग के जो है मुख्य सदस्य ये जो है बताए गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार इनकी रैकी की जा रही थी, उसके हिसाब से आज यहाँ पर एनकाउंटर देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पुलिस की गाड़ी है, इसी गाड़ी से पुलिस के अधिकारी यहाँ इसी के अंदर थे और तभी जो है जो बदमाश जो है ये भागने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डी बरार गैंग के ये और रोहित गोदरा गैंग के सक्रिय सदस्य ये दोनों बताए गए हैं। ऐसे में 17 सितंबर को यूपी एसटीएफ